हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आईटीआई में अनुदेशक पद की भर्ती जो नियमावली जारी की गई थी, इस वीडियो में हम सभी डिटेल्स बात करेंगे कि क्या नियमावली है, कौन से पोस्ट के लिए कितनी सीटें आने वाली हैं। ठीक है, इस नियमावली में जो बताया गया है और लिखित परीक्षा कैसे होगा। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि आपकी सैलरी क्या बनेगी और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, इस वीडियो में हम बात करेंगे। पिछले दिन मैं आप लोगों को बताया था कि आईटीआई में अनुदेशक पद पर भर्ती के लिए सीआईटीएस को जो है अनिवार्य कर दिया गया है और इसे चयन जो होगी लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर होगा। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। लिखित परीक्षा से आपको कितना परसेंट मिलेगा, ठीक है, और ऐसे सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ना। चलिए देखिए, जो सीआईटीएस ट्रेनिंग स्कीम के तहत ये जो सीआईटीएस है ये अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि आईटीआई में गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आप लोग लिखित परीक्षाएं होंगी। और ये परीक्षाएं जो होंगी आप लोग के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण जो संस्थान है अनुदेशक और फोरमैन अनुदेशक के लिए सेवा नियमावली 2021 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये इस नियमावली में क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। इसी पीडीएफ में इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें, ठीक है। और किसको किसको आईटीआई वालों को वरीयता दी जाएगी या डिप्लोमा या बीटेक वालों को कैसे दिया जाएगा। चलिए हम नियमावली को स्टार्ट करते हैं। नियमावली स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें कि आने वाली सभी सीआईटीएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जॉब की इन्फॉर्मेशन और आपकी तैयारी हो पाए। ये देखिए, सरकारी गजट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित हुई है, जो कि 3 जनवरी 2022 को, यानी कि अभी रिसेंटली आया हुआ है 3 जनवरी 2022 को। और ये जो नियमावली इसमें 1921 के बारे में भी डिस्कस किया गया है। और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अनुभाग की तरफ, इसमें संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यानी कि अनुदेशक और फोरमैन की सेवा भर्ती के लिए इसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के उनमें के लिए निम्नलिखित नियमावली बनती है। तो इसमें जो भी उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए अनुदेशक और फोरमैन अनुदेशक सेवा नियमावली 2021 हम बात करेंगे। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसी बनेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, वेतन आपका क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाग 3 जो है आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे भाग 2 है, भाग 3। अब इसे थोड़ा गौर से समझेंगे हम लोग, आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा और पूरी विश्वास करूँगा कि आप लोग इसको कंसंट्रेट होकर समझेंगे। यहाँ पे जो अनुदेशक भर्ती है और फोरमैन अनुदेशक भर्ती है, ये सेवा विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी। पहला, अनुदेशक का जो कि 100% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती होगी, ठीक है। जो अनुदेशक की भर्ती आएगी ये आयोग के द्वारा होगी, ठीक है, 100% आयोग के द्वारा होगी। जिसमें से अगर 100 सीट आई हैं तो 100 में से 50% जो है ये डिग्री वाले और डिप्लोमा वाले भरेंगे, यानी कि बीटेक वाले और पॉलिटेक्निक वालों के लिए होगा। और 100 में से 50 सीट जो होगी बचा हुआ वो एनसीवीटी और एससीवीटी अभ्यर्थियों के लिए होगा। यानी कि यदि आप आईटीआई किए हैं तो 50% आपके लिए सीट आएगी और जो डिप्लोमा और डिग्री वाले हैं उनके लिए 50%, यानी कि 100 सीटों में 50 सीट आईटीआई वालों के लिए रहेगा और 50 सीट डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए रहेगा, ठीक है। तो चलिए फोरमैन, और देखिए यहाँ पे जो अनुदेशक की भर्ती है उसके साथ साथ में फोरमैन अनुदेशक की भर्ती आ रही है। तो वो अनुदेशक भर्ती में ही जो 10 वर्ष की एक्सपीरियंस लिए होंगे ना, उनको ये पोस्टिंग दी जाएगी फोरमैन अनुदेशक। उसके बाद में यहाँ पे जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य श्रेणी यानी कि पिछड़ा वर्ग को लिए जो छूट दिया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण भी मिलेगा, जो अधिनियम 2020 के तहत होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 अर्हताएँ होंगी, ठीक है। पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये सभी के लिए भारत का नागरिक ही इसे भर सकते हैं। और यहाँ पे कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, तो और यहाँ पे गौर से समझेंगे। यहाँ पे सेवा में अनुदेशक पद की भर्ती हेतु यहाँ पद पर सीधी के लिए भर्ती के लिए अभ्यर्थी उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जाएंगी 1 जुलाई को, यानी कि 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु आपकी प्राप्त होगी और 40 वर्ष अधिकतम आयु प्राप्त
होगी, ठीक है। यानी कि 21 से 40 के बीच में आपका एज है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए छूट मिलेगा यदि अगर आपका 40 एज हो जाता है। जैसे ST SC वालों के लिए 5 साल की छूट मिलती है और OBC के लिए यहाँ पे 3 साल की छूट मिलती है। तो ये आपको मिलेंगी अगर 40 से ज़्यादा एज है तो, ठीक है। अब सेवा में अनुदेशक के पद पर सीधी भर्ती होती है। अभ्यर्थी को निम्नलिखित अर्हताएं धारित करनी होगी, जो कि माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल की परीक्षा प्राप्त पास होनी चाहिए या सरकार द्वारा उसके समकक्ष जो है मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, पहली बात। तो दूसरी, यहाँ पे कोई भी व्यवसाय, कोई भी विषय के लिए आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी होंगे, यानी कि आप ITI किसी भी ट्रेड से किए होंगे या डिप्लोमा या बीटेक कोई किसी भी ट्रेड से किया है तो ही आप एलिजिबल होंगे। तीसरी चीज़ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है DGT के अधीन विभिन्न व्यवसाय में किसी व्यवसाय से, ठीक है। यानी कि DGT जो यहाँ पे चला रही हैं ITI, उसी में किसी भी राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र द्वारा, यानी कि CITS आपको होना चाहिए। कहने का मतलब है आपके पास CITS होनी चाहिए। अब देखिए, सेवा में अनुदेशक पद की भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास कार्य का अनुभव होना चाहिए। कार्य अनुभव कैसे होगा? अगर आप ITI होल्डर हैं और साथ में आप CITS किए हुए हैं, ठीक है, CITS किए हुए हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यदि आप डिप्लोमा होल्डर हैं और साथ में CITS है तो आपको 2 साल की अनुभव होना चाहिए। और बीटेक वालों के लिए, यानी कि डिग्री वालों के लिए 1 साल का अनुभव होना चाहिए। ये सबके लिए आपका ट्रेड कोई भी हो, इसमें बीटेक के लिए 1 साल, डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल और ITI वालों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मान्य है। और एक्सपीरियंस आपका कहाँ से होना चाहिए? तो किसी भी सरकारी नियम के अनुसार राष्ट्रीयकृत कोई भी विधि मान्य उसके जो भी इंडस्ट्री है या कोई भी ITI में आप पढ़ा रहे होंगे उसको TIN नंबर द्वारा, TN संख्या द्वारा आवश्यक रूप से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो वहीं से आप लोगों का अनुभव मान्य होगा। यदि आप कहीं से भी अनुभव ले लेते हैं और वहाँ पे राष्ट्रीय रजिस्टर नहीं है और TIN नंबर नहीं है तो वो आपका अनुभव रद्द कर दिया जाएगा और आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वहीं भी कैंसिल कर दी जाएगी। तो आप लोग अनुभव वहीं से ले जहाँ से TIN नंबर, TN संख्या से वो रजिस्ट्रीकृत हो ना, यानी कि रजिस्ट्रेशन उस पर ऑलरेडी हो। वहीं से अपना जो है कि कार्य का अनुभव, ठीक है, कार्य की अवधि का अनुभव वहाँ से बनवाएं और कार्य की प्रकृति क्या है उसमें लिखी होनी चाहिए। और जो एक्सपीरियंस लेटर है, एक्सपीरियंस लेटर में आपकी क्या प्रकृति है, मतलब इंस्ट्रक्टर पोस्ट पे थे, कार्य की अवधि कितने साल की थी और वहाँ पे आपका वेतन कितना था, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे लिखा होना चाहिए, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस पे ये तीनों चीज़ें आप लोग को दर्शाई जानी चाहिए। ये नहीं कि आप लोग अपना वहाँ पे क्या रोल था, आपका जॉब रोल क्या था, कितने साल किए थे, ये आपको तो दर्शाना ही दर्शाना है। साथ में वहाँ पे कितना वेतन भी मिलता है उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे आपका होना चाहिए। अब अन्य बातों के समान होने वाली सीधी भर्तियों में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जो, देखिए, यहाँ न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किया हो, किसमें? प्रादेशिक सेना में, या इनको वरीयता दी जाएगी, या आपके पास NCC की भी सर्टिफिकेट है तो इनकी वरीयता दी जाएगी। और यहाँ पे भर्ती के लिए आपका चरित्र अच्छी होनी चाहिए, कोई भी सरकारी सेवा योजना के लिए सभी प्रकार की उपयुक्त होनी चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों का हम बात करेंगे, सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, चयनकर्ता जो है पदाधिकारी किसी व्यवसाय विषय के दोनों शाखाओं से, अर्थात राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारक, डिप्लोमा, ठीक है। यहाँ पे मतलब कहने का मतलब है कि यदि आप ITI किसी भी ट्रेड से किए हैं या डिप्लोमा या डिग्री किसी भी ब्रांच से किए हैं तो ये नियम जो 5 है अनुपात में अनुदेशक पद पर अभ्यर्थी की चयन करेगा। तो अभी मैं नियम 5 भी आप लोगों को बता दिया था कि 100 सीटें आएंगी तो 100 में से 50% जो सीटें है वो ITI वालों के लिए होगा और 50% जो सीट है वो बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए होगा। वही नियम 5 है, ठीक। और इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सेवा में अनुदेशक पद पर सीधी भर्ती समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश समूह के पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए नियमावली जो है 2015 के अनुसार की जाएगी, ठीक। सीधी भर्ती चयन करने हेतु पात्र अभ्यर्थी को योग्यता सूची तैयार की जाएगी और उसमें प्रत्येक अभ्यर्थी को CITS जो किए हैं, ठीक है, CITS अनिवार्य भी हो गया है। तो CITS यदि किए हैं तो CITS में जितना भी आपको अंक प्राप्त है ना,
प्राप्त अंकों के प्रतिशत के 20% अंक प्रदान की जाएगी। मान लीजिए कि आपका 800 नंबर है आपका, ठीक है, CITS में, तो 800 का 20% निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 5 करें 5 और 3 5 के 30, ठीक है, तो 16 दिन 32 320% होगा, ठीक। 20% कितना हो जाएगा, सॉरी 160 हो जाएगा। 800 है आपके पास, 800 का 20% कितना हो जाएगा, तो 0 से 0 0 से 0 160 अंक ये आपको CITS से मिलेंगे अगर 800 नंबर है। तो अपना 20% ये निकालेंगे। जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, 20% जो आपका किससे होगा, CITS होगा। तो जो अधिक मार्क लाए उनका अधिक यहाँ पे नंबर ऐड हो जाएगा। और दूसरी यहाँ पे क्या है कि लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। और यहाँ पे सारणीबद्ध कर लिए जाने के पश्चात चयन प्राधिकारी लिखित परीक्षा की आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा जो है वो 100 अंक का होगा आपका। 100 अंकों में से परीक्षा प्राप्त अंकों का 80% अंक प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किया जाएगा। यानी कि आपने जो CITS में जो नंबर लाया है, CITS में जो नंबर लाया है उसका 20% आपको CITS से मिलेगा। और जो यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम होगा ना, रिटन एग्ज़ाम, इसका 80%। तो आप जितना ज़्यादा रिटन एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे उसका 80% आपका जोड़ा जाएगा और उसी से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यानी कि 100% आपका बनाया जाएगा CITS से 20% लेकर और आपका रिटन एग्ज़ाम से 80% लेकर ये 100% बनाया जाएगा। इसी के इधर हिसाब से आप लोगों को मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। दूसरी यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद मान लीजिए कि आपका एज 18 है, ये मैं एज लिखता हूँ, थोड़ी इसको भी समझ लीजिए। आपका एज यहाँ पे मिनिमम 21 साल दिया है, मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम एज 40 साल होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपने 20% आपको जोड़कर CITS का और वो जोड़कर दोनों मान लीजिए कि आपका बराबर अंक बन रहा है। मान लीजिए कि 94% बन रहा है 21 एज वाले का भी और 40 एज वाले का भी 94% बन रहा है दोनों को। तो इसमें किसको वरीयता दी जाएगी, तो जिसका एज ज़्यादा होगा ना उसको वरीयता दी जाएगी। यानी कि आपका एज कम है और आप 94% पाए और कोई दूसरा व्यक्ति है जिसका एज आपसे ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, उसका भी 94% है तो सिलेक्शन सबसे पहले मेरिट लिस्ट जारी होगी तो इसी को दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी ना, ये ज्येष्ठता के आधार पर तैयार की जाएगी। आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा। यानी कि एज अधिक होगी तो उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा कि उसको पहले सिलेक्शन ले लिया जाए, क्योंकि अब उसके बाद उसको मौका पता नहीं मिलेगा कि ना मिलेगा। अब देखिए चयन समिति जो है चयन अभ्यर्थी की सूची उससे ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगी और वह उस संवर्ग में हो जिस संवर्ग में पदोन्नति की नहीं जानी हो उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अगर स्थित करेगा। यानी कि OBC में है तो उसे OBC में ही लिया जाएगा, ST है तो ST में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नियुक्ति से और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वेतन से देख लीजिए कि कितना आपका वेतन होने वाला है यहाँ सिलेक्शन मिलने के बाद। तो यहाँ पे जो वेतन होगा नियुक्ति व्यक्तियों को अनुमन्य वेतन ऐसा होगा जैसा कि सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया गया है। जैसे अनुदेशक बनते हैं आप तो ये मैट्रिक लेवल 6 वेतन होगा जो कि 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये होगा। और यदि आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप फोरमैन अनुदेशक बढ़ते हैं तो यहाँ मैट्रिक लेवल 7 होगा जो कि आपकी सैलरी 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक होगा, ठीक है। तो फोरमैन अनुदेशक बनने के लिए आप लोगों को 10 साल की एक्सपीरियंस जरूरी होगी तो ये आप यहाँ पे पदोन्नति किए जाएंगे। अब देखिए अन्य चीज़ मैं बात कर ले रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो सारी डिटेल आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कौन से पोस्ट में कितनी वैकेंसी आने वाली है मैं उस पर डिस्कस कर ले रहा हूँ। देखिए फोरमैन अनुदेशक, अनुदेशक का कुल स्वीकृति पद पर विभिन्न व्यवसाय होते हैं। अनुदेशक पद की प्राविधिक अर्हताएँ निम्नलिखित होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कोई भी रिलेवेंट ट्रेड है आपका, मिनिमम आपका ITI होना चाहिए। यदि आप ITI किए हुए हैं तो और एक्सपीरियंस कितने साल का, 3 साल का ITI वालों के लिए। बीटेक वालों के लिए कितना है, तो बीटेक वालों के लिए 1 साल की एक्सपीरियंस है। और डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस और साथ में CITS करना जरूरी है। यदि CITS नहीं करेंगे तो नहीं होगा। मैं यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड में कितनी पोस्ट आने वाली है ये डिस्कस करूँगा। बाकी आप बीटेक हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं या ITI होल्डर हैं और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस बीटेक के बाद, डिप्लोमा के बाद 2 और ITI के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस है तो ही आप इस पोस्ट को भर पाएंगे।
तो फीटर ट्रेड में जो वैकेंसी आने वाली है ये 479 पोस्ट आने वाली है, वेल्डर में 441। ठीक है, ये वीडियो मैं मान रहा हूँ काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन मैं पूरी उम्मीद के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को मैं समझा सकूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट अच्छा करिएगा और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, सीट मेटल वर्कर के लिए 13 पोस्ट चाहिए, और यहाँ पे टर्नर के लिए 313 पोस्ट, मशीनिस्ट के लिए 205, मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए 19। ठीक है, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए 2 पोस्ट है, और फाउंड्री मैन के लिए 15, टूल एंड डाई निर्माता डाई एंड मोल्ड्स के लिए 6 पोस्ट हैं, टूल एंड डाई निर्माता प्रेस टूल्स इसके लिए 7 पोस्ट है, कारपेंटर के लिए 12, प्लम्बर के लिए 211 पोस्ट आएंगी, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 197 पोस्ट आएंगी, मैकेनिक मोटर व्हीकल 207 पोस्ट आएगा। ठीक है, मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए 68 पोस्ट आएंगी। फिर यहाँ पे मैकेनिक डीजल के लिए यहाँ पे 91 पोस्ट आएगा, पेंटर जनरल के लिए 191 पोस्ट आने वाली है, सर्वेयर के लिए 23, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 182, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन के लिए 414, इंजीनियरिंग रैंक के लिए 321, वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए 299, इलेक्ट्रीशियन के लिए 609, वायरमैन के लिए 168, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 288, और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस से 108। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से के लिए 35, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस 13, आशुलिपि एवं सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 103, आशुलिपि एवं सेक्रेटरियल असिस्टेंट अंग्रेजी के लिए 23, कॉस्मेटोलॉजी के लिए 332, और स्विंग टेक्नोलॉजी के लिए 141, और ड्रेस मेकिंग के लिए यहाँ पे 212 पोस्ट आएंगी, और सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक एम्ब्रॉयडरी के लिए 33 पोस्ट आने वाली है। फिर फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी के लिए 272 पोस्ट आएंगी, कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग के लिए 25 पोस्ट आएंगी, और कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 350 पोस्ट आएंगी, और प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर के लिए 19, इंटीरियर डिज़ाइन के लिए 5, फिर इलेक्ट्रो प्लेटर के लिए 7 पोस्ट, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर के लिए 4 पोस्ट, लेदर गुड्स मेकर के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट आएंगी, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए यहाँ पे 16 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, साथ में इलेक्ट्रीशियन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 पोस्ट, इम्प्लायबिलिटी स्किल के लिए 158, आईटी लैब के लिए 158, हेल्थ सैनिटरी के लिए 2, ट्रैवल एंड टूर असिस्टेंट के लिए 4, रेडियोलॉजी 2 टेक्नीशियन यहाँ पे, फिर फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए 4 पोस्ट, मल्टीमीडिया एनिमेशन तथा स्पेशल इफेक्ट्स के लिए 2 पोस्ट, मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर के लिए 4 पोस्ट, लिफ्ट एंड एस्केलेटर के लिए मैकेनिक के लिए 2 पोस्ट, इंडस्ट्रियल पेंटर के लिए 2, फूड प्रोडक्शन के लिए 2, ठीक है, फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए 2 पोस्ट, और डिजिटल फोटोग्राफी के लिए 2, टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 27 पोस्ट, और मैकेनिक ऑटो बॉडी के लिए 2 पोस्ट। ठीक है, और मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेज के लिए 143 पोस्ट, उसके अलावा मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए 4 पोस्ट देखने को मिलेगा। और इन सब के लिए जो भी आप जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसके लिए आप लोगों को बीटेक होना ज़रूरी है, या ITI होल्डर होना ज़रूरी है, या डिप्लोमा होल्डर, और साथ में एक CITS तो सभी के लिए अनिवार्य है। यदि आप CITS नहीं किए हैं तो आप नई फॉर्म को फिल कर पाएंगे, और बीटेक वालों के लिए 1 साल का अनुभव, ITI वालों के लिए 3 साल, और डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस आप कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे आप किसी भी रजिस्टर ITI से ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, आपकी तैयारी के लिए मॉडल पेपर आप देखना चाहेंगे या सिलेबस देखना चाहते हैं तो मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा www.successcareer.in पर सर्च करिएगा, यानी कि successcareer.co.in पर आपको मॉडल पेपर सिलेबस सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।